हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी, इसके पहले गुलाम वंश या ममलूक वंश का शासन था। आप देखेंगे कि किस तरह से लगभग 80 वर्ष या 85 वर्ष के आसपास ये ममलूक या गुलाम वंश रहता है। और इसके पश्चात सबसे पहली बार इन गुलाम वंश के शासकों को हटा के जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है। एक और आज स्पेशली जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित जो प्रीलिम से आने वाले क्वेश्चंस हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। और एक क्वेश्चन एक टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, खिलजी क्रांति, उसको हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम अल्लाह ने शुरू करते हैं। एक बार आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है कि एक बार आया है कि इन तीनों का क्रम क्या है, जो बलबन के उत्तराधिकारी हुए हैं उनका क्रम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कैखुसरो हुआ है, कैखुसरो के बाद कैकवाद और कैकवाद के बाद कैमुर्स। मुश्किल से कैमुर्स 3 साल का 3.5 साल का लड़का था। और कैमुर्स के समय में जलालुद्दीन खिलजी जो है आरिज ममालिक के पद पे था। आरिज ममालिक अर्थात सेना मंत्री, और वो काफ़ी ताकतवर हो गया था। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक इसने 6 साल शासन किया। और जब ये गद्दी पे बैठा उस समय ये 70 वर्ष की इसकी अवस्था थी। इसकी पावर में वृद्धि, इसकी शक्ति में वृद्धि कैकवाद के समय से होना शुरू हो गया था। कैकवाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, शाइस्ता खां की उपाधि दी और आरिज ममालिक का सेना मंत्री का पद दिया था। अब जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है, स्पेशली आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरा तथ्य ये है कि खिलजी भी तुर्क थे। जो तुर्क अमीर थे वो इनको निम्न दर्जे का तुर्क मानते थे या तुर्क नहीं मानते थे, इनको अफगानी मानते थे। लेकिन तथ्य ये है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान में एक जगह है खल्ज क्षेत्र, वो मध्य एशिया से आके कुछ समय पहले ही इनके जो पुरखे थे वो हेलमंद नदी है, हेलमंद नदी के किनारे अफगानिस्तान में आके काफ़ी समय पहले बस गए थे। और हेलमंद नदी के दोनों ओर गर्म क्षेत्र है, जिसमें गर्म शीर कहते हैं। तो ये लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी मतलब वंशों से खल्ज क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन ये तुर्क ही थे। लेकिन जो तुर्क अमीर होते थे वो इनको अफगानी मानते थे, लेकिन मूल रूप से एक तथ्य आता है कि ये भी तुर्क ही थे। तीसरी बात यह है कि 13 जून 1290 को कैकवाद के अपूर्ण महल, कैकवाद जो था दिल्ली के बगल में एक किलोखरी जगह है जहां उसने अपने लिए एक महल का निर्माण करा रहा था। और वो महल अभी अपूर्ण ही था। आप देखेंगे कि बलबन की मृत्यु के बाद 3 ही साल पश्चात तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, खिलजी वंश की नींव रख देता है। तो ऐसे में जो कैकवाद था वो अपना महल बना रहा था किलोखरी में, या उसको कीलूगढ़ भी कहते हैं। और कैमुर्स की हत्या करके और ये जलालुद्दीन खिलजी अपना राज्यारोहण कराता है। कहाँ? किलोखरी में। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला तथ्य है कि आंतरिक नीति विरोधियों को प्रसन्न करने की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे जलालुद्दीन खिलजी जब किलोखरी में अपना राज्यारोहण कर लेता है तो वो दिल्ली में नहीं जाना चाहता। और जब दिल्ली में काफ़ी दिन के पश्चात जब बुलाया जाता है तो वहाँ जाता है, तो वो बलबन के राजगद्दी को देख के कहता है कि यहाँ मेरे मालिक बैठा करते थे, मैं इनकी गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो ये कहीं न कहीं वो अपने जो अधिकारी वर्ग थे, जो अभी भी बलबन या उसके वंश के प्रति आस्था रखने वाले थे, उनको अपने पक्ष में करने का उसका एक चाल था, उसकी एक चाल थी। तो आंतरिक जो विरोधी थे उनको भी प्रसन्न कर रहा था, बलबन के प्रति वो श्रद्धा दिखाता है। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन उसके बाद में थी कि हिंदू जनता के प्रति वो उदार दृष्टिकोण रखता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से वो प्रशासन में भारतीय मुसलमानों को और हिंदुओं को भी सम्मिलित करता है।
उसके बारे में अगला तथ्य है कि दक्षिण भारत पर मुसलमानों का प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ और ये इसी आक्रमण ने, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अलाउद्दीन को प्रेरित करता है कि वो अपनी चाचा अपने की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये और प्रश्न पूछा जाता है कि मुसलमानों का सबसे पहला आक्रमण दक्षिण भारत में किस राज्य पे हुआ था, तो आप जान लें। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो देवगिरी पे हुआ था और देवगिरी का उस समय राजा रामचंद्र देव थे। अगला है कि इसके बारे में एक और बात पूछी जाती है कि ईरानी फकीर सिद्दी मौला एक ईरान से आए हुए फकीर थे और उनको राजद्रोह का आरोप लगा के वो हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1290 में कड़ा मानिकपुर की सूबेदार मलिक छज्जू जो था वो इसका भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और ये कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था और उसने 1290 में ही इसके शासनकाल में विद्रोह कर देता है इसके खिलाफ। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इसको पराजित करने के पश्चात भी इसको माफ़ कर देता है, जबकि ये मध्यकालीन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। इस तरह की शांतिवादी नीतियाँ वो नहीं चल सकती थी और इसका दुष्परिणाम इसको बाद में भुगतना पड़ा। जब इसको माफ़ कर देता है मलिक छज्जू को, तो इसी से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी भी विद्रोह करता है और वो सफल रहता है इसकी हत्या करने में। अगला है कि विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति। मलिक छज्जू को विद्रोही था, उसके पश्चात भी उसको माफ़ कर देता है और माफ़ करते हुए कहता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। वास्तव में एक उम्र के पश्चात इस तरह की सोच थी या फिर शांतिवादी वह नीति को फॉलो करता है और जो भी चीज़ें थी, लेकिन ये है कि उस परिस्थितियों में कतई बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मध्यकाल में शासन तलवार के बल से इसने लिया था और तलवार या फिर बल प्रयोग बहुत ही आवश्यक था अपने शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए। आगे आप देखेंगे कि चंगेज खान का पौत्र था हलाकू और हलाकू का पौत्र था उलूग खां। उलूग खां अपने 400 मंगोल साथियों के साथ इस्लाम स्वीकार करके वह दिल्ली के निकट एक मुगलपुर जगह है, मुगलपुर में आके बस गया और जिसे बाद में नवीन मुसलमान कहा गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये पूछा था कि नवीन मुसलमान कौन थे, तो आप बताएंगे कि वो मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के बगल में मुगलपुर नामक जगह पे वो बस गए आके। अगला तथ्य है 19 जुलाई 1296 को मैं आपको बता रहा था कि कैसे उलूग खां मलिक छज्जू के विद्रोह जो उसका भतीजा था उससे प्रेरित होके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी दे दी जाती है मलिक छज्जू को हटा के। तो चूंकि उस मलिक छज्जू को जलालुद्दीन खिलजी माफ़ कर देता है, तो इससे कहीं न कहीं अलाउद्दीन को भी उत्साह मिलता है कि मैं भी अगर विद्रोह किया, सफल हो गया तो राजा बना और असफल हो गया तो माफ़ी मांग लूँगा। बहुत सी सिंपल सी नीति थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो उसका भतीजा और दामाद था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। अच्छा, हत्या किस परिस्थिति में करता है, मैं आपको एक लाइन और पीछे ले आना चाहूँगा कि जब वो देवगिरी बहुत ही संपन्न और समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था उस समय का, तो अलाउद्दीन खिलजी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुना था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से पूछे बिना, मतलब शासक से बिना अनुमति के ही जाता है और देवगिरी को लूट लेता है और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे जवाहरात पैसे रुपए लेके आता है और बाद में उसको जलालुद्दीन खिलजी के सम्मुख वो ये प्रस्तुत करता है कि मैं आपसे डर रहा हूँ और षड्यंत्र के तहत वो उसे कड़ा बुलाता है, कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के पास कड़ा है वर्तमान इलाहाबाद, और वहाँ धोखे से शासक अपने राजा की हत्या कर देता है या फिर अपने चाचा की अपने हत्या कर देता है और स्वयं को अपने आप को शासक घोषित करता है। आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और लेकिन उसके पहले में एक और मैंने बताया था कि एक टिप्पणी आती है। टिप्पणी है कि खिलजी क्रांति किसे कहते हैं और खिलजी क्रांति किस मामले में स्पेशल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रांति शब्द पूर्व की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन
क्रांति शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब पहले की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, तो उसको क्रांति कहते हैं। अब उसके पूर्व की व्यवस्था क्या थी? पूर्व की व्यवस्था थी कि भारतीय वर्ग, अब मैंने कहा था कि इल्तुतमिश या उसके वंशज या फिर बलबन, उन्होंने कहीं न कहीं स्थानीय लोगों पे, मतलब जो मुसलमान थे या फिर हिंदू थे जो फारसी सीख रहे थे, उनको प्रशासन से दूर रखते हैं। तो हिंदू और मुसलमान थे केंद्रीय और प्रांतीय सत्ता से हमेशा दूर रखे गए थे इसके पहले। दूसरी बात क्या थी कि तुर्क जातीयता हावी थी, तुर्क कुलीनता हावी थी, बड़े पद हमेशा तुर्कों को दिए जाते थे। बलबन आप देखते हैं किस तरह से कुलीनों पे एक अंधी भक्ति रखता है, और या फिर अपने आप को, अपनी कमियों को ढकने के लिए वो कुलीनों को प्रश्रय देता है, कुलीन जातीय कुलीनता की बात करता है और कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न व्यक्ति को, बलबन कहता है कि जब भी मैं किसी निम्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें क्रोध से जलने लगती हैं और अनायास ही मेरा हाथ तलवार की मूठ पे चला जाता है। तो उस समय किस हद तक कुलीनता या तुर्क कुलीनता हावी थी। धर्म के सिद्धांतों पर बल दिया जाता था। जो भी शासक था वो अपने आप को वैधानिक शासक घोषित करने के लिए खलीफा से मान्यता लेता था। अच्छा, अब की नई व्यवस्था में क्या हुआ? इसे क्रांति इसलिए कहते हैं कि उसे नई व्यवस्था आई। नई व्यवस्था में क्या हुआ कि प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता को महत्व दिया जाने लगा। जो योग्य होगा उसको प्रशासनिक पद दिया जाएगा। कार्य क्षमता और निरपेक्षता को महत्व दिया गया। इसके अलावा प्रशासनिक वर्ग का केंद्रीय राजकोष पर निर्भर था। सबसे पहले जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी अपने राजकोष से अधिकारियों को वेतन देना आरंभ करते हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि पहले इक्तादार जो होते थे वो इकट्ठा करके पैसे और जो बचता अपना खर्च काट के जो बचता था वो शासक को भेजते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने केंद्रीय राजकोष को मजबूत किया और केंद्रीय राजकोष को भरने का प्रयास किया और अन्य अधिकारियों को वेतन के रूप में पैसे देने की शुरुआत की। केंद्रीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन किया और नगद वेतन उसने देना आरंभ किया। केंद्रीय प्रशासन में उसने हिंदू और मुसलमान को भी सम्मिलित किया। ठीक है, ये इसके बारे में तथ्य जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। आगे हम लोग अगले लेसन में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे।